तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब इसका सिंपल सा मतलब है क्या कि मेरे पास कोई गैस है और मैं उसको डिजोल्व कर रहा हूँ लिक्विड में। अब ये चेक करना कि डिजोल्व कैसे होगी, डिजोल्व मोर होगी, लेस होगी, किस पे डिपेंड करेगी, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो देखो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो चेक करते हैं। तो देखो जब गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले क्या कि नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सोलवेंट। मतलब जब किसी गैस को डिजोल्व करोगे सोलवेंट में तो गैस की नेचर और सोलवेंट की नेचर पे डिपेंड करेगी कि वो मोर सोल्यूबल होनी है, लेस सोल्यूबल होगी, मोर सोल्यूबल होगी या लेस सोल्यूबल होगी, वो डिपेंड करने वाली इनकी नेचर पे। तो कैसे डिपेंड करती है चलो चेक करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई गैसेस है N2O2 स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में ही कम डिजोल्व होती है। NH3 HCl ये क्या है मोर डिजोल्व होती है वाटर में। देखो N2O2 स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड NH3 HCl मोर सोल्यूबल इन वाटर। व्हाई? रीजन क्या है? देखो तो रीजन तो सिंपल है, ये तो क्या है वाटर से रिएक्ट नहीं करती, ये तो वाटर से रिएक्ट नहीं करती, और जो रिएक्ट नहीं करने का वो डिजोल्व ही नहीं होने का। और जैसे आप बात करते हैं NH3HCl की, तो देखो ये करता क्या है, ये वाटर से रिएक्ट कर लेती है, और जो वाटर से रिएक्ट कर लेगी वो वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होगी। सिंपल मतलब है कि जो जिससे रिएक्ट करेगा वो उसमें ज़्यादा डिजोल्व होगा, और जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा हो कैसे डिजोल्व हो जाएगा? तो रिएक्ट करेगा तो डिजोल्व होगा, रिएक्ट नहीं करने का तो डिजोल्व नहीं होने का। फॉर एग्जाम्पल NH3H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये ऐसे बनता है, NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन NH3 जैसा एक होता है कौन, NH4, तो उसको होता है एक पॉजिटिव और OH को होता है एक नेगेटिव, दोनों प्लस माइनस इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा NH4OH। तो सिंपल अब हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि ये डिजोल्व क्यों हो रही है, क्योंकि ये रिएक्ट कर रही है वाटर से। और जब की बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट नहीं कर रही, और जो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। तो हर कोई उसी में डिजोल्व होगा जो उससे रिएक्ट करेगा, जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा हो कैसे डिजोल्व होगा। अब बात करते देखो जैसे अदर सोलवेंट की, तो अदर सोलवेंट मान लो मैंने देखो आपके लिए क्या N2O2CO2, ये होते क्या देखो मोर सोल्यूबल होता है किसमें C2H5OH इथाइल अल्कोहल देन वाटर। मतलब वाटर की कंपैरिजन में ये क्या है ज्यादा सोल्यूबल होते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। N2O2CO2 मोर सोल्यूबल इन C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल देन वाटर, वाटर से ज्यादा सोल्यूबल इनमें होते हैं, और क्या अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वाइल जबकि मैं बात करूं क्या NH3H2S ये क्या है मोर सोल्यूबल है किसमें बताओ वाटर में देन C2H5OH अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्वेश्चन ये बनते कि ज्यादा सोल्यूबल इसमें अल्कोहल में और वाटर में कम सोल्यूबल है, जबकि NH3H2S वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है और इथाइल अल्कोहल में कम सोल्यूबल है। तो देखो रीजन सिंपल है क्या, इनकी नेचर पोलर नॉन पोलर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, पोलर नॉन पोलर। देखो N2O2CO2, तो इनकी नेचर और C2H5OH की नेचर क्या होती है अप्रोक्सीमेट सेम। जब किसी की नेचर सेम होती है नॉन पोलर होता है, तो जब नेचर सेम होती है और इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सेम होते हैं तो क्या होता है उसमें डिजोल्व ज्यादा होगी। अब बात करते हैं NH3H2S, ये क्या है बताओ, नो ये है पोलर, पोल बन जाएगी जब ये पोलर है, तो ये देखो ये भी स्ट्रॉन्ग पोलर है और वाटर भी क्या है स्ट्रॉन्ग पोलर, ये पोलर पोलर मिलेगा तो क्या होगी डिजोल्व हो जाएगी। यही तो होता है लाइक डिजोल्व लाइक, क्या लाइक डिजोल्व लाइक। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या होती है मोर सोल्यूबल होती है कहाँ पे, ब्लड में। ऑक्सीजन मोर सोल्यूबल ब्लड में होती है। क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन मोर सोल्यूबल क्यों है ब्लड में, तो इसका भी सिंपल मीनिंग है, बिल्कुल इजी है क्या, क्योंकि ऑक्सीजन ना वो ब्लड से रिएक्ट करके क्या बना लेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगी। और जब कोई रिएक्ट कर रहा है, जब कोई रिएक्ट कर रहा है तो उसमें ज़्यादा डिजोल्व होगा। तो याद रखिए कोई पूछे कि ऑक्सीजन ब्लड में मोर डिजोल्व है, रीजन क्या है इसका, तो बोल देना क्योंकि ऑक्सीजन रेडिली फॉर्म हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है डिग्रीज, क्या बता रहा देखो मैं, अब यहाँ ध्यान देना सोल्युबिलिटी ऑफ गैस
इन लिक्विड क्या होती है, डिक्रीज। अब क्वेश्चन बनता है डिक्रीज कब होती है, देन प्रेजेंट अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस कौन से, इलेक्ट्रोलाइट और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मोस्टली ऐसा होता है क्या कि जो सोलिबिलिटी है ना गैस की लिक्विड में, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। कब, जब उसमें अदर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब उसमें अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सच एज इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर हमने कोई गैस को डिजोल्व किया हुआ है लिक्विड में और उसमें कोई अदर सब्सटेंस ऐड कर दे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब फॉर एग्जांपल NaCl और ऑर्गेनिक सब्सटेंस C12 H22 O11 शुगर, इनको डिजोल्व कर रहे हो, अगर आप इनको भी डिजोल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगी, सोलिबिलिटी जो है ना किसकी, गैस के लिक्विड में क्या हो जाएगी, डिक्रीज। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, देखो कोल्ड ड्रिंक में वाटर होता है, तो कोल्ड ड्रिंक में वाटर होता है, डिजोल्व होती है कौन सी गैस, सोडा वाटर में कौन सी गैस, या कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, बताओ, CO2 गैस डिजोल्व होती है। तो वहां भी ये किसी का एग्जांपल है, बताओ ये भी एग्जांपल किसका, बताओ, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल क्या बन गया, देखो एक अच्छा एग्जांपल बन गया हमारा क्या, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डिजोल्व होती है। जब कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस डिजोल्व होती है तो होता क्या है, देखो अगर मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर ना, देखा भी होगा आप सभी ने, कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर तुम नमक ऐड कर दो, सोल्ट ऐड कर दो, NaCl ऐड कर दो, तो क्या होता है, जो CO2 तुरंत क्या होती है, CO2 एकदम से क्या आती है, बाहर आ जाती है सारी। तो इसका बाहर आने के रीजन मैंने बताई थी, रीजन क्या है बताओ, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बताओ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, डिक्रीज। कब, अगर उसमें अदर सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाए, नमक या फिर क्या, देखो NaCl या फिर शुगर, जैसे मेंटोस की टॉफी होती है, या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर कोई होता है, मतलब देखो फिर क्या होता है बताओ, या फिर NaCl जैसे कोल्ड ड्रिंक में ऐड किया, तो कोल्ड ड्रिंक में ऐड करने के बाद वो क्या होती है, तुरंत सारी बाहर आ जाती है CO2। तो CO2 बाहर क्यों आ रही है, क्योंकि वो क्या करता है बताओ, जो NaCl है वो आयनाइज हो जाएगा, और जब वो आयनाइज होगा तो वो फैलेगा सारे में, और CO2 क्या करेगा, वो बाहर निकाल के फेंक देगा। और देखो उसी कोल्ड ड्रिंक में आप फिर से ऐड करोगे ना NaCl, तो अब इतनी CO2 बाहर नहीं आने, क्यों, क्योंकि CO2 तो ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। तो अब कोई CO2 इतनी बाहर नहीं आने, हल्का फुल्के झाग आएंगे बस थोड़े बहुत, उसके बाद कोई CO2 बाहर नहीं आएगी। और ये बताओ क्या टॉपिक था, नेचर था किसकी, गैस की और सॉल्वेंट की। तो जब कोई गैस डिजोल्व करते हैं लिक्विड में, वो ऐसे डिजोल्व नहीं होती, वो डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर पे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ाया आपको, नेचर पे डिपेंड कर रही है। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है बताओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब चेक करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब किसी गैस को डिजोल्व करते हैं लिक्विड में। मेरे पास कोई गैस है, मैं उसको डिजोल्व कर रहा हूँ लिक्विड में, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो। तो सोलिबिलिटी क्या होती है, देखो सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कब, विद इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। अब क्वेश्चन बनता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सोलिबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब किसी गैस को ना, जब किसी गैस को डिजोल्व करते हैं कहाँ पे, लिक्विड में, तो वहाँ पे हीट क्या होती है, रिलीज। क्या होती है, हीट लिबरेट या रिलीज। और जब कोई हीट रिलीज हो रही है, जब कोई हीट रिलीज हो रही है वहाँ पे, गैस को लिक्विड में डिजोल्व करने पे हीट रिलीज होगी, तो वहाँ पे क्या होता है बताओ, कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। और याद करो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। क्या होती है, सोलिबिलिटी डिक्रीज, जबकि एंडो में क्या होती है, इंक्रीज। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है क्या, कि जो सोलिबिलिटी है ना गैस के लिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सोलिबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो सोलिबिलिटी डिक्रीज, और सोलिबिलिटी इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज, एक दूसरे के आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई गैस है और मैंने उसको डिजोल्व किया है कहाँ पे, लिक्विड में। किसी गैस को मैं डिजोल्व कर रहा हूँ कहाँ पे, लिक्विड में। तो जैसे लिक्विड में डिजोल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा उसका सॉल्यूशन, और प्लस क्या होगी बताओ, हीट लिबरेट होगी। हीट क्या होगी, लिबरेट। और याद करो मैंने बताया भी था क्या, अगर कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पे एक 11th क्लास का टॉपिक था ली चैटेलियर प्रिंसिपल, वो अप्लाई कर सकता है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल में ये बताया गया था क्या, कोई रिएक्शन है उसमें तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो,
तो रिएक्शन उस साइड प्रोसीड होगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जैसे तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज, हीट है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बताओ, डिक्रीज। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन बताओ कहाँ चलेगी, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा हो बताओ, डिक्रीज, क्योंकि बैलेंस होने की, ट्राई टू बैलेंस होने की कोशिश करेगी। तो बताओ जब रिएक्शन कहाँ पे चल रही है, बैकवर्ड चल रही है, तो बैकवर्ड का मतलब है सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, गैस और लिक्विड क्या हो रही है, अलग अलग, और अलग अलग होना मतलब क्या हो रहा है बताओ, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, मतलब सॉल्यूशन में गैस तो अलग होना चाह रही है और लिक्विड अलग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग है इसका क्या, कि सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है बताओ, इंक्रीज। तो सिंपल मीनिंग देखो इसका क्लियर है। जैसे सपोज करो, देखो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोल्ड ड्रिंक है, वो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डिजोल्व होती है बताओ, CO2, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सपोज मैं 2 कोल्ड ड्रिंक लिया, मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आया, और एक गर्म है और एक कोल्ड है, एक गर्म है एक ठंडी है, मतलब एक तो चिल्ड है और एक क्या है, एक गर्म हो रही है ना, एक गर्म है एक ठंडी है। तो बताओ जब मैं दोनों को पीऊंगा तो गर्म कोल्ड ड्रिंक और ठंडी कोल्ड ड्रिंक CO2 वाली, तो पीने में किसको ज़्यादा मज़ा आएगा बताओ, ठंडी वाली को या गर्म वाली को ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, कोल्ड वाली का, जो ठंडी होगी ना उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों, ठंडी वाली का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, और जिसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब कोल्ड ड्रिंक में जो मेन रोल है ना वो CO2 का है। कोल्ड ड्रिंक में जब तक ही मजा है पीने में, जब तक उसके अंदर क्या है बताओ, जब तक उसके अंदर क्या है बताओ, CO2 है। अगर CO2 को बाहर निकाल दो ना, एक तरीके से रसना या मीठा पानी जैसा बन जाएगा, फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं लगेगी। तो कोल्ड ड्रिंक में मेन रोल किसका होता है बताओ, CO2 का। तो देखो अगर गर्म कोल्ड ड्रिंक है, गर्म कोल्ड ड्रिंक मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आपने नोटिस किया हो कोल्ड ड्रिंक में, जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो यहाँ तक फिल होती है ना, इतनी फिल होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि चाहो तो ये जो थम्स अप वाले हैं, कैंपा वाले हैं, ये मतलब चाहे तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, बट इतनी फिल कर रहे हैं। देखो इतनी फिल करने का रीजन देखो यही होता है क्या, जो देखो ये स्पेस है ना, इसमें क्या होगी, इसमें CO2 डिजोल्व होगी, क्या होगी, CO2 इसमें। तो देखो अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी, कोल्ड ड्रिंक गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जो ये स्पेस है ना वाला फ्री स्पेस है, गैस एक मैटर है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, और उसमें वेट भी होता है, मास भी होता है। तो जो इतना स्पेस है ना, स्पेस है, इस स्पेस में क्या जाएगी बताओ, CO2 आ जाएगी, क्या जाएगी, CO2। तो कोल्ड ड्रिंक में जो इतना स्पेस दिया हुआ ना वो CO2 बेस है। जैसे गर्म होगी कोल्ड ड्रिंक, तो गर्म होने पे सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, गर्म होने पे टेम्परेचर ज़्यादा, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और सोल्युबिलिटी तो गैस कहाँ जाएगी, तो गैस ना इस स्पेस में आ जाएगी सारी वो। अगर मैं वापस इसको ले आके फ्रिज में रख दूँ, फ्रिज में रखना मतलब क्या है बताओ, सिंपल मतलब है क्या, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना। अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सारी गैस कहाँ हो जाएगी, इस कोल्ड ड्रिंक में फिर से डिजोल्व हो जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें क्या होता है, ज़्यादा CO2 डिजोल्व होती है। इसलिए तो बोलते हैं कि चिल्ड सी कोल्ड ड्रिंक देना, चिल्ड सी मतलब सिंपल है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक का मतलब सिंपल है, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी CO2 ज़्यादा डिजोल्व होगी। मैं अगर बात करें, कोई स्टूडेंट बोलते क्या कि माजा वाली, स्लाइस वाली, फ्रूटी वाले तो यहाँ तक फिल करते हैं, तो भी इसलिए फिल करते हैं यहाँ तक, क्यों करते हैं बताओ, इसलिए यहाँ तक फिल करते हैं क्योंकि उनमें CO2 डिजोल्व नहीं होती, और जिनमें CO2 डिजोल्व होगी तो वो स्पेस थोड़ा फ्री करते हैं, बताओ वैकेंट स्पेस रहता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें CO2 भी तो है ना, तो CO2 भी आएगी। तो कोल्ड ड्रिंक गर्म अच्छी लगती है या ठंडी, तो रीज़न बता दिया मैंने क्यों अच्छी लगती है ठंडी। देखो तो अब बात करते हैं हम किसकी, देखो अब बात करते हैं क्या, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश वगैरह होती है, मछली वगैरह होती है, एक्वेटिक एनिमल्स होती है। वे जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है ना, वे जो कोल्ड वाटर, देखो जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है कोल्ड वाटर में तो ना कंफर्टेबल फील होता है। और अगर बात करें वार्म वाटर की, मतलब अगर वाटर गर्म है तो वार्म वाटर में क्या होगा, उन्हें कंफर्ट फील नहीं होता, उन्हें एक तरीके से सफोकेशन होने लगती है। तो बताओ अब कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ जो एक्वेटिक एनिमल्स है कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल फील कर रही है, वार्म वाटर में नहीं कर रही, रीज़न क्या है। तो इसका भी देखो सिंपल रीज़न है, वाटर में कौन सी गैस डिजोल्व होती है बताओ, ऑक्सीजन। वाटर में, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वाटर से। और अगर तुम्हें देखो पता ही है सिंपल, जितना कोल्ड वाटर होगा मतलब टेम्परेचर क्या होगा उसका, डिक्रीज। और जब कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, तो बताओ उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो कोल्ड वाटर में क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन मोर डिजोल्व ऑक्सीजन। कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, या कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, तो क्या होगा बताओ, उन्हें वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स को क्या होगा, कंफर्ट फील होगा।
बिल्कुल इजीली। और नेक्स्ट फैक्टर है हमारा क्या, प्रेशर ऑफ गैस। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या हो गया हमारा, बताओ, प्रेशर ऑफ गैस। मतलब मुझे प्रेशर ऑफ गैस मतलब देखो, मुझे किसी गैस को लिक्विड में डिसोल्व करना, तो चेक करना प्रेशर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर को इंक्रीज करने पे ना, प्रेशर को इंक्रीज करने पे सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, इंक्रीज। मतलब ये इसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, सोलिबिलिटी प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी गैस की। और देखो इसको ऐसे समझ सकते हो आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सिकंजी वाले के पास गए आप, कोई सोडा वाटर या सिकंजी वाले के आप पास गए, तो सिकंजी वाला क्या हो, सिलेंडर होता है, उसके बाद एक CO2 का, ये वो सिकंजी बनाता है, तो वहाँ पे जो उसमें बाद में CO2 डिजोल्व करता है, तो बहुत ही ऐसे हाथ मारता है, तो ऐसे प्रेशर तो पता कि कितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो एकदम से क्या होगी, CO2 ज़्यादा डिजोल्व होगी, तो CO2 डिजोल्व होगी तो सिकंजी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा सिकंजी में। या फिर ऐसे देख लो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो हाई प्रेशराइज पे सील करते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर पे क्यों सील करते हैं, उन्हें पता कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा ना, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी CO2 की सोलिबिलिटी भी क्या होगी, बताओ, ज़्यादा होगी, CO2 की सोलिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो देखो कभी चेक किया हो, तो कभी नोटिस किया हो आपने, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन की, ओपन करने के बाद एकदम प्रेशर की आवाज़ आती है, एकदम से आवाज़ आती है, तो मतलब जो वही सारी प्रेशर की वही आती है। और अगर देखो सपोज करो कोल्ड ड्रिंक कोई लेके आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा, वो ऑलरेडी उसके अंदर तो प्रेशर ज़्यादा है, और बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, एटमॉस्फेयर का कम है, कोल्ड ड्रिंक का क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, उसको वो ऐसे हिला के ला रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, जो प्रेशर है वो हो जाएगा उसका डिस्टर्ब, क्या हो जाएगा, प्रेशर डिस्टर्ब। जैसे ही वो उसको ओपन करेगा, ओपन करते क्या हो जाएगी, बताओ, ओपन करते क्या हो जाएगी, CO2 तुरंत क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, कम, और अंदर का प्रेशर क्या होगा, डिस्टर्ब ज़्यादा है। और तो क्या होगा, जो CO2 है, जब प्रेशर दोनों क्या होगे, प्रेशर दोनों डिफरेंट हो गए तो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगी, तो जब प्रेशर डिफरेंट हो गए तो क्या होगा, एकदम से जो CO2 प्रेशर ज़्यादा होगी तो CO2 सारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो जब कोल्ड ड्रिंक को देखा होगा आपने, नोटिस भी किया होगा, प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा डिजोल्व होगी, चेक करके ऐसे हिला के ला रहे हैं उसको कोल्ड ड्रिंक को, तो उसका प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रेशर डिस्टर्ब होने की वजह से जैसे ही उसको ओपन करते तो CO2 क्या आ जाती है, बताओ, बाहर आ जाती है। CO2 कहाँ आती है, बताओ, बाहर आ जाती है सारी CO2। यही होता है हेनरी लॉ। ये क्या होता है, एक होता है हेनरी लॉ। देखो हेनरी लॉ में कुछ अलग नहीं करना। हेनरी लॉ का सिंपल मीनिंग है क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, प्रेशर ऑफ गैस, किसको होती है, प्रेशर ऑफ गैस। या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ M, और इसको लिख सकता हूँ P, क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। यही हेनरी लॉ है, मतलब जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी क्या होगा, उतने लिक्विड में गैस क्या होगी, ज़्यादा डिजोल्व होगी, उसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी। अब उसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रेशर बढ़ाए जा रही, अगर कोई लिमिट से ज़्यादा प्रेशर लगा देना तो इसका मतलब बोतल ब्रेक भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि प्रेशर लगाना है लेकिन एक लिमिट के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि प्रेशर लगाए जा रहे हैं। और एक तो ये होगी फर्स्ट, और सेकंड डेफिनेशन है इसकी अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन ने कोई बताता क्या, पार्शियल, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और इसको मोल फ्रैक्शन ना बोल के सोलिबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बताओ, यहाँ पे सोलिबिलिटी, जो X है वो सोलिबिलिटी भी हो सकती है। क्या है, देखो सेकंड वाला लो क्या बन गया, बताओ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और ये बात आपको पता ही है। और जो मोल फ्रैक्शन है वो सोलिबिलिटी का वर्क कर रहा है यहाँ पे, किसका, सोलिबिलिटी का। और ये तो पता ही है क्या, कि जैसे ही इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट, क्या आएगा यहाँ पे, एक कांस्टेंट। और ये जो है KH, यही होता है क्या, हेनरी कांस्टेंट। क्या होता है बताओ, ये हेनरी कांस्टेंट। KH यहाँ पे क्या है बताओ, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है बताओ, हेनरी कांस्टेंट। और अगर देखो सपोज करो मुझे KH को डिफरेंट करना है, अलग करना, तो KH का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KH का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, PA अपॉन XA, मतलब PA अपॉन XA। अगर मान लो मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ से क्लियर है क्या, KH ना वो क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन, या मैंने बताया था क्या, सोलिबिलिटी, क्या
सोलिबिलिटी, मोल फ्रैक्शन लिख के मैंने क्या लिखा सोलिबिलिटी। इसका सिंपल मतलब है जितना KH ज़्यादा होगा ना उतनी सोलिबिलिटी कम होगी। और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे हुए हैं एग्जाम में, नीट IIT में भी आते हैं, बोर्ड्स में तो आती है, बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन। क्या सोलिबिलिटी जो है ना मतलब वो क्या है, KH के क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब सिंपल है, क्या मान लो मुझे ABC के लिए KH की वैल्यू दी, क्या एक तो A के लिए और KH की किसकी, B की, और KH क्या है ये C की। ज़्यादा A वाली ज़्यादा वैल्यू है, A की वैल्यू ज़्यादा, उससे कम किसकी B और उससे कम C की। तो ये क्या है KH का ऑर्डर है। अब मुझे सोलिबिलिटी में कन्वर्ट करना, सोलिबिलिटी में क्या होगा बताओ, सोलिबिलिटी इसके क्या होगी इनवर्सली। इनवर्सली मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब सबसे ज़्यादा कौन होगा C, फिर कौन होगा B, फिर कौन होगा A। तो जब यहाँ पे KH की वैल्यू दी जाएगी ना, KH की वैल्यू दी जाएगी और सोलिबिलिटी बतानी होगी, तो ये बात ध्यान रखना, जितना KH कम होगा उतना ज़्यादा सोलिबिलिटी उसकी होगी, जितना KH कम होगा उतनी सोलिबिलिटी उसकी क्या होगी बताओ, ज़्यादा होगी। बिल्कुल ईजी है। अब देखो ध्यान देना, इसके न्यूमेरिकल्स करने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो एक तो ध्यान रखो, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब है कि गैस बहुत कम डिजोल है, इतनी कम डिजोल है, बहुत कम, लेस सोल्यूबल है। तो जब गैस कम डिजोल है तो मैं यहाँ पे देखो PA इक्वल टू क्या KH, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, N/N+N। और डाइल्यूशन वाला अगर केस हो ना तो जो स्मॉल n है वो क्या होते हैं, स्मॉल n को हम कर देते हैं नेगलेक्ट, क्या कर देते हैं नेगलेक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया डाइल्यूशन वाले में, KHN/N। अब कोई बोले कि पहले n को नेगलेक्ट किया, ऊपर वाले को नेगलेक्ट नहीं किया, तो अगर ऊपर वाला मैंने नेगलेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा जीरो। तो फिर देखो जब जब नेगलेक्ट करते ना, तो जब नेगलेक्ट करते तो देखते क्या कि ऐड वाले को नेगलेक्ट करते, किसके कंपेरिजन में। क्या है, मान लो सपोज करो किसी के पास 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख में उसने 10 रुपये ऐड करने हैं, तो 5 लाख में 10 रुपये ऐड करो ना करो इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो ये सिंपल ही बोलेगा, ये नहीं बोलना मेरे पास 5 लाख 10 रुपये, सिंपल बोलेगा मेरे पास 5 लाख रुपये। अगर ओनली किसी के पास 10 है तो 10 ही बताएगा ना, ओनली 10, तब तो बोलना पड़ेगा 10। यहाँ 10 अकेला है तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब 10 है ना, 5 के साथ है, 5 लाख के साथ है, तो वहाँ पे उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि जब कोई पूछेगा तो सिंपल बोला जाएगा कि यार मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है, मेरे पास 5 लाख रुपीज़ है। क्यों, क्योंकि 10 की इतनी कोई नहीं है, तो 10 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, 10 को क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट। और देखो फिर बात करते हैं क्या सोलिबिलिटी की। फॉर्मूला क्या है, PA इक्वल टू KH/XA। सोलिबिलिटी की बात करते हैं। देखो सोलिबिलिटी मोल फ्रैक्शन बोला मैंने, बाकी सोलिबिलिटी देखो मोलिटी स्ट्रेंथ जो भी लेनी है वो डिपेंड करेगी KH की यूनिट पे। सपोज करो KH की यूनिट गिवन है तुम्हें, क्या मान लो दी KH की यूनिट क्या ग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब है सोलिबिलिटी जो है ना यहाँ पे वो स्ट्रेंथ वाली फॉर्म में ली जाएगी, XA नहीं, अब ली जाएगी सोलिबिलिटी किसकी फॉर्म बताओ, स्ट्रेंथ वाली फॉर्म में। अगर मान लो KH की यूनिट दी है मोल पर लीटर, तो इसका सिंपल मतलब है मोलेरिटी। तो अब यहाँ पे क्या ली जाएगी बताओ, मोलेरिटी वाली फॉर्म में आएगी सोलिबिलिटी, क्या आएगी मोलेरिटी वाली फॉर्म में। ये न्यूमेरिकल से मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी आगे, अभी लेक्चर में फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होगा। तो बताओ यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ। ये हेनरी लॉ था, क्या था ये हेनरी लॉ, मैं आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया हेनरी लॉ। अब मैं बात करता हूँ उसकी एप्लीकेशन की, ये हेनरी लॉ अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, अब उसकी बात करेंगे। तो बिल्कुल ईजी वे में, बहुत इजी है, मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने बताया भी था आपको, बस आप फोकस बनाए रखें, बाकी लेक्चर के साथ साथ यहाँ भी कॉपी हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर कोई समझाने वाला हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले क्या, सोलिबिलिटी। देखो इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2। कहाँ पे देखो CO2 की सोलिबिलिटी इंक्रीज किस में करनी है, देखो हमें एक तो होती है सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, और एक होता है क्या सोडा वाटर, सोडा वाटर। और जो बोटल्स होती है ना, बोटल्स, उसको क्या करते हैं, बोतल सील करते हैं, कैसे बताओ, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। देखो मैंने क्या बताया, इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ CO2, CO2 की सोलिबिलिटी इंक्रीज करनी है,
तो किसमें बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक में और सोडा वाटर में। अभी कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, वैसे मोस्टली स्टूडेंट को क्लियर ही होगा, सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक को ही बोल सकते हैं, बट सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होती है, CO2 डिजोल्व होती है, जैसे कैंपा की बोतल हो गई, ये स्प्राइट थम्स अप सब क्या है, ये सॉफ्ट ड्रिंक में ही काउंट होती है, और इनमें क्या डिजोल्व होती है, CO2। तो क्या बताया मैंने, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है CO2 की, किसमें बताओ, सॉफ्ट ड्रिंक, और क्या सोडा वाटर, बॉटल्स को क्या करते हैं, सील करते हैं, कैसे, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, तो बोतल को सील करते हैं अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि आपको पता ही है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी CO2 ज्यादा डिजोल्व होगी, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजोल्व होगी। बट ये बात भी ध्यान रखिए, प्रेशर इतना नहीं लगाना कि बोतल ही ब्रेक हो जाए, लिमिट के अकॉर्डिंग कोई भी काम कर रहे हो तो एक लिमिट में करना चाहिए, लिमिट क्रॉस करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो देखो अब उसके बाद जैसे ही मैं बोटल्स को ओपन करूंगा, बोटल्स को जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कौन सा प्रेशर बताओ, इनसाइड द बोतल, इनसाइड द बोतल। और कहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा, इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का होता है 1 atm। तो जैसे ही हम बोटल्स को ओपन करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। कहाँ का बताओ, इनसाइड द बोटल्स, और कहाँ पे, इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपने नोटिस किया होगा जब बोतल को ओपन करते हैं ना तो जो CO2 है वो क्या होगी बताओ, CO2 आएगी कहाँ पे, कम्स आउट, बाहर आ जाएगी। कैसे बाहर आएगी, ऐसे नहीं इजिली, विद, कैसे बताओ, ब्रिस्क इफरवेसेंस। देखो इफरवेसेंस क्या, CO2 कम्स आउट विद ब्रिस्क, ब्रिस्क इफरवेसेंस। ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब है क्या, तेजी से फास्टली बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल के आएगी। क्या बता, बोतल है, बोतल को हमने सील की हुई है, कैसे, अंडर हाई प्रेशर, और बाहर का प्रेशर क्या है, कम, बोतल के अंदर का क्या है, ज्यादा। इनसाइड द बोतल जो प्रेशर है वो क्या है, इंक्रीज, और एटमॉस्फेयर में क्या है बताओ, डिक्रीज। जैसे ही बोतल को ओपन करोगे तो बाहर का क्या है, प्रेशर लो, और अंदर का प्रेशर क्या है, हाई। तो जैसे ही मैंने बोतल को ओपन करी तो बोतल को ओपन करते हुए जो इनसाइड प्रेशर है वो बोटल्स वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जैसे वो डिक्रीज होगा, जैसे वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, CO2 जो है ना, CO2 वो कम्स आउट हो जाएगी, कम्स आउट वैसे कैसे, विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब फास्टली बबल्स वाली फॉर्म में क्या होगी, CO2 बाहर आ जाएगी। और यही होती है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या है ये, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। और अगर कोई देखो नोट्स बनाना चाहे तो यहीं से नोट्स बना, तो देख के देखो क्या, इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2, कहाँ पे, इन सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर, bottles are sealed, bottles are sealed under high pressure when bottles open pressure decrease। कहाँ का बताओ, inside the bottles, कहाँ पे, in atmospheric pressure CO2 comes out with brisk effervescence। CO2 एकदम फास्टली बबल्स की फॉर्म में क्या आ रही है, बाहर। अब सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो सेकंड में क्या है, देखो ये ग्राउंड लेवल है सपोज, और देखो हमें जाना है एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों पे। और देखो पहाड़ों पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। पहाड़ों का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। यहाँ मान लो 1 atm है तो वहाँ का प्रेशर क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा। पहाड़ों पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। जैसे कोई ग्राउंड लेवल से कहाँ पे आ रहा है, हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों पे जा रहा है, वहाँ पे आपको पता है प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। और जब वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है और हमारे ब्लड में कौन सी गैस डिजोल्व होती है बताओ, ऑक्सीजन। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और हम पहाड़ पे जा रहा है कोई सपोज, तो पहाड़ पे वो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी बताओ, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है कौन सी बताओ, कि जैसे वो पहाड़ों पे आएगा वहाँ प्रेशर डिक्रीज है तो जो ऑक्सीजन है उसके ब्लड में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी, मतलब उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जो पहाड़ों पे जाएगा वहाँ का प्रेशर क्या है बताओ, डिक्रीज। और जब प्रेशर डिक्रीज है तो गैस क्या होती है, लेस सोल्यूबल, गैस कम डिजोल्व होती है। क्योंकि बताया था ना हेनरी लॉ में क्लियर किया था, हेनरी लॉ में बताया गया था जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी। और पहाड़ों पे प्रेशर कम है और हमारे ब्लड में क्या है बताओ, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, सपोज हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, ये पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा बताओ, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। रीज़न क्योंकि वहाँ पे क्या बताओ, प्रेशर
कम है, प्रेशर डिक्रीज है, तो ऐसे में क्या होता है, जो जो पहाड़ों पे जाते हैं, सच पीपल फील वीकनेस, तो ऐसे लोग फील करते हैं वीकनेस, बॉडी वीकनेस, और क्या, अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो भी ठीक से सोच भी नहीं पाते। और इस सिम्टम्स को बोलते हैं, इस सिम्टम्स को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। तो सिंपल वे में हम इसको लिख सकते हैं यहीं से बना कर। देखो, एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन डिजोल्व हो रही है हमारे ब्लड में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। क्या? एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है बताओ? लेस देन है कहाँ पे? एट ग्राउंड लेवल। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या हो रही बताओ? लो कंसंट्रेशन हो रही किसकी? ऑक्सीजन की। इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल। इन ब्लड कहाँ पे बताओ? लो कंसंट्रेशन कहाँ पे हो रही है? एक तो कहाँ पे हो रही है बताओ लो कंसंट्रेशन? एक तो कहाँ पे हो रही? ब्लड में। और एक कहाँ पे हो रही बताओ? टिश्यू ऑफ पीपल। तो बताओ, दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल। और सच पीपल फील बॉडी वीकनेस एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। और दिस डिसीज इज कॉल्ड एनोक्सिया। क्या बोलते हैं इसको? एनोक्सिया। और कभी नोटिस किया हो आपने? देखो, चिप्स के पैक होते हैं, उन्हें कोई पहाड़ों पे लेके जा रहा है, चिप्स के पैक को, नाइट्रोजन वाली, जिनमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है, तो चिप्स के पैक को कोई पहाड़ों पे लेके जा रहा है, तो देखा होगा वो क्या होता है? एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं। तो फूल क्यों रहे? एक्सपेंड क्यों रहे? कि जो वो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ प्रेशर क्या था? प्रेशर था यहाँ डिक्रीज, तो ये पास मतलब प्रेशर डिक्रीज था, तो वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे गए, पहाड़ों पे गए, तो वहाँ प्रेशर क्या था? डिक्रीज, तो वे क्या हो जाएगी? एक्सपेंड। आपने नोटिस भी किया होगा क्या कि जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो चिप्स के पैकेट होते हैं, फूल जाते हैं एक तरीके से, तो वो एक्सपेंड होने का रीजन क्या है बताओ? लो प्रेशर। क्या होता है? लो प्रेशर। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते। थर्ड एप्लीकेशन होती क्या है इसकी? थर्ड एप्लीकेशन देखो, आज मैंने बताया ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या हो रहा है बताओ? डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर बात करें नीचे जाओगे समुद्र वगैरह में, तो सी वाटर, देखो समुद्र का पानी क्या है? सी वाटर। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बताओ? इंक्रीज। क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज। अब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, स्कूबा डाइवर्स उन्हें बोलते हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं ना, वही उन्हें बोलते हैं क्या? स्कूबा डाइवर्स। वे अपनी जो कमर पे लेके जाते हैं, सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं, उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फिल होती है, एटमॉस्फेरिक गैस फिल होती है। अब तो जैसे वे समुद्र के अंदर जाएंगे, तो वहाँ का प्रेशर क्या है बताओ? प्रेशर क्या है वहाँ का? इंक्रीज। जब प्रेशर इंक्रीज है तो गैस क्या होगी? मोर डिजोल्व इन ब्लड। जब गैस मोर डिजोल्व होगी ना, उन्हें फुल मजा आएगा, एक तरीके से फुल इंजॉय करेगी। क्यों? जब ज्यादा गैस मिल रही है तो फुल मजा आ रहा है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं वे सारी उम्र समुद्र के अंदर ही रहेगी, सी वाटर में तो रहने वाले हैं नहीं। कुछ टाइम बाद वे क्या आएंगे बताओ? कम्स आउट एट द सरफेस। जैसे ही सरफेस पर आएंगे, तो यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ के कंपेरिजन में प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ का बताओ? डिक्रीज। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा ना, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, एकदम से क्या होगा? जो उनके जो ब्लड में ना, ब्लड में, उनके ब्लड में बन जाएंगे नाइट्रोजन के बबल्स। क्या बन जाएंगे उनके ब्लड में? नाइट्रोजन के बबल्स। उनके ब्लड में क्रिएट हो जाएंगे नाइट्रोजन के बबल्स। अब जो नाइट्रोजन के बबल्स है ना, देखो इससे क्या होगा? इससे एक डिसीज हो जाएगी, और इस डिसीज का नाम होता है क्या? बैंड्स। क्या नेम होता है इस डिसीज का बताओ? बैंड्स। और ये क्या होती है? पेनफुल होती है। क्या होती है? पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। ये लाइफ के लिए क्या होती है? पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। लाइफ के लिए क्या होती है? पेनफुल। अब देखो, जब ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर तो कोई समुद्र के अंदर जाने का नहीं। सबको डर लगेगा, भाई समुद्र के अंदर कौन जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको बैंड से जाएगा, और बैंड से होगा तो क्या होगा? ये पेनफुल होता है, और क्या होता है? डेंजरस होता है लाइफ के लिए। तो इससे बचने के लिए पता क्या होता है? इससे बचने के लिए क्या करते हैं जो स्कूबा डाइवर्स है, इसे डाइल्यूट करने के लिए, तो जो उनका सिलेंडर है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ अब वे मिक्स करेंगे हीलियम। इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे बताओ? वो हीलियम मिक्स करेंगे। जैसे ही वे हीलियम मिक्स कर देंगे ना, इसमें हीलियम मिक्स कर देंगे, तो अब इससे वाली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने की। अब उन्हें नॉर्मली जैसे बाहर ऑक्सीजन मिल रही थी ना, ऐसे ही समुद्र के अंदर भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन है क्या? कि उन्हें क्या मिक्स करेंगे बताओ? उसके अंदर वे हीलियम डाइल्यूट करने के लिए। देखो, नाइट्रोजन तो कितनी लेंगे वे? 56 पॉइंट कितना 2% तो लेके नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन पता कितनी लेगी? ऑक्सीजन ले कितना 32.1%।
और हीलियम लेगी 11.7%। इतनी इतनी लेके जाएंगे स्कूबा डाइवर्स, और इससे क्या होगा, होने वाली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने की। एज सपोज करो कोई स्टूडेंट है, मान लो वो एसी में बैठा हुआ है, काफी टाइम से वो एसी में बैठा हुआ है, मान लो 2-3 घंटे से, और 2-3 घंटे से एसी में बैठा हो तो वहाँ का टेम्परेचर तो बताइए लो टेम्परेचर है, फुल एंजॉय कर रहा है, मजा आ रहा है। और अब सपोज करो, अब जैसे मान लो गेहूं का मौसम चल रहा है, गेहूं कटवाने लेके तुम उसे खेतों में लेके चले आओ गेहूं कटवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा उसका बताओ। एकदम से वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो टेम्परेचर हाई है और एसी का लो था, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा फील ही यहाँ पे होने वाला है इनको, ऐसे ये फील होगा क्या, जब हाई प्रेशर था तो गैस फुल मिल रही थी, इंजॉय आ रहा था फुल, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा तो क्या होगा, गैस कम मिलेगी, और जब कम डिजोल्व होगी उसके ब्लड में तो क्या होगा बताओ, तो उसको बैंड्स हो जाएंगे। बैंड्स कैसे होते हैं बताओ, ब्लड में क्या होता है, नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है बताओ, बैंड्स। और बैंड्स क्या होती है, पेनफुल होती है और डेंजरस होती है लाइफ के लिए। तो इससे बचने के लिए क्या मिलाया जाता है बताओ उसमें, हीलियम। वो परसेंटेज मैंने बताई थी, इतने इतने परसेंट मिलती है इसमें बताओ। अब अगर देखो इसको लैंग्वेज बना के लिखनी, नोट्स में बनाना आपको, तो ये से बना के लिखी तो क्या, स्कूबा डाइवर्स फील हाई प्रेशर, स्कूबा डाइवर्स फील हाई प्रेशर अंडर सी वाटर, अंडर सी वाटर। तो उससे क्या होगा बताओ, इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड, बट व्हेन कम्स आउट द सरफेस, लेकिन जब वो कम्स आउट द, व्हेन स्कूबा डाइवर्स कम आउट द सरफेस, लेकिन जैसे वो सरफेस पाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। व्हेन स्कूबा डाइवर्स कम्स आउट द सरफेस प्रेशर डिक्रीज, दिस लीड टू फॉर्मेशन बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, दिस लीड टू फॉर्मेशन बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, और दिस सिम्टम्स इज कॉल्ड बैंड्स, और इट इज पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। टू अवॉइड दिस, इससे बचना भी है अभी, टू अवॉइड दिस स्कूबा डाइवर्स यूज हीलियम फॉर डाइल्यूट, इनको डाइल्यूट करने के लिए क्या होगा, स्कूबा डाइवर्स क्या यूज करेगा बताओ, हीलियम। कितनी कितनी परसेंटेज है, नाइट्रोजन तो लेगा 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1% एंड हीलियम 11.7%। देखिए लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ की लिमिटेशन की बात करने वाले हैं। देखो तो हेनरी लॉ की लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन है प्रेशर इज नॉट हाई, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, और सेकंड है टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर वेरी लो, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस हाईली सोल्यूबल, अगर गैस हाईली सोल्यूबल है तब भी क्या होगा, हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होने जरूरी है। और गैस डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोलवेंट, और जो गैस है वो केमिकली सोलवेंट से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। और गैस डू नॉट डिसोसिएट, मतलब टूटना, आयनों में आयनाइज होना, अलग अलग होना, डिसोसिएट और एसोसिएट, गैस डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन में। देखो फॉर एग्जांपल NH3 को मैं H2O के साथ रिएक्ट करा रहा, तो बताओ क्या बन जाएगा, NH3 ने वाटर से रिएक्ट करके NH4OH बना लिया, तो जब ये अमोनिया वाटर में डिजोल्व हो रही है, अपने आप से रिएक्ट कर रही है, तो रिएक्ट करेगी तो ये हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। और जैसे मान लो HCl है, HCl को मैं वाटर से रिएक्ट करा, तो इसने भी क्या करा, वाटर से रिएक्ट कर लिया, और जब ये गैस वाटर से रिएक्ट कर रही है तो डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ, डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ। अगर मैं इन्हीं गैस की बात करूं NH3HCl, तो ये जो बेंजीन होता है ना C6H6, ये भी एक सोलवेंट होता है। क्या होता है, एक सोलवेंट। तो ये इसमें क्या होती है, लेस सोल्यूबल, क्या होती है, लेस सोल्यूबल। और जब ये इसमें लेस सोल्यूबल है, तो जब ये इसमें लेस सोल्यूबल है, तो बताओ ये हेनरी लॉ को फॉलो करेगी नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल हेनरी लॉ को फॉलो करने वाली है। क्यों कर रही है बताओ? इसलिए हेनरी लॉ को फॉलो कर रही है क्योंकि क्या, क्यों कर रही है बताओ? रीजन, क्योंकि ये लेस सोल्यूबल है, जबकि वाटर के साथ ये हेनरी लॉ को फॉलो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वाटर में मोर सोल्यूबल है, केमिकली रिएक्ट कर रही है, और जो केमिकली रिएक्ट करेगी ना वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करने की। बताओ, तो ये हमारा हेनरी लॉ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स फॉर बेस्ड हेनरी लॉ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, एनसीईआरटी का, इंपोर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। H2S इज अ टॉक्सिक गैस। H2S क्या है, टॉक्सिक गैस है विद रोटेन एग लाइक स्मेल, जिसमें क्या आती है, रोटेन एग लाइक स्मेल आती है, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, बहुत बेकार।
इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका यूज कहाँ होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस केमिस्ट्री में एक मेथड होता है, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहीं पे। क्वालिटेटिव केमिस्ट्री में एक मेथड होता है और जिसका यूज होता है क्या? मेथड होता है जिसका यूज होता है सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि सैंपल में कौन सा सब्सटेंस है, मतलब क्लोराइड है, सल्फेट है, कौन सा सब्सटेंस है, ये होता है। इफ द सोलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, वाटर में सोलिबिलिटी दी H2S की कितनी बताओ? STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितनी? 0.195 स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी कैलकुलेट हेनरी लो को कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं हेनरी लो को कैसे करना है। देखो ना इसमें क्या क्या गिवन है। सोलिबिलिटी मतलब क्या दिए बताओ? सोल्यूबिलिटी ऑफ H2S कितनी है? 0.195 m। m का मतलब है यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी, मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी। इसका सिंपल मीनिंग है क्या? 1 केजी में कितना? इतने 0.195 मोल डिजोल है। तो चलो मैं लिख देता हूँ उसको, क्या हमें यहाँ से क्लियर हो गया सोल्यूट के मोल्स। मोल्स ऑफ H2S के मोल्स कितने हो गए बताओ? स्मॉल n से लिखा था मैंने, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, 0.195। और देखो मास भी क्लियर है, 1 kg किसका? ये सोलवेंट का। मास ऑफ सोलवेंट, इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया था, कितना है? 1 kg। 1 kg मतलब क्या? 1000 ग्राम। अब इसको देखो इसके बाद मोलर मास, क्योंकि मोल्स चाहिए ना, तो मोलर मास ऑफ किसका बताओ? H2O होता है सोलवेंट, तो और सोलवेंट का मोलर मास कितना आएगा हमारा बताओ? 18। अब हम यहाँ पे H2O के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों करें मोल फ्रैक्शन? क्योंकि आपने हेनरी लॉ का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हेनरी लॉ का फॉर्मूला होता है क्या? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू XA। तो पहले मोल फ्रैक्शन कर लो, और KH और PA पार्शियल प्रेशर है, STP फिक्स होता है वो तो, और KH तभी फाइंड आउट होगा। पहले मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ। W 1000 अपॉन 18, इसको डिवाइड करो 55.55, ये चलता रहेगा तो मैं इसको 55.56 बोल सकता हूँ। 18 5 90, 18 5 90, ये एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा। तो टोटल मोल्स कर लो कैलकुलेट, कितना आएंगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन 3 डिजिट है, चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, 3 डिजिट है तो ऐसे कर सकते हो। 3 डिजिट को 3 डिजिट के फॉर्म में कर लिया ना मैंने पॉइंट के बाद। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन n प्लस n, स्मॉल n की वैल्यू 0.195, कैपिटल N की वैल्यू क्या होती है? 55.555, ये गिवन है। अब इनको ऐड कराओ, 5 5 क्या आएगा? 0, 5 9 कितना आएगा? 15, 1 कैरी भी था ना, तो 1 और 5 क्या आएगा? 1 और 5 आएगा 6 और 1 7, और ये वाला एज इट इज। तो टोटल मोल भी आ गया हमें। और अब देखो इसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है H2S का। तो क्या था? तो सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल्स। तो सोल्यूट के मोल्स कितने हैं बताना? सोल्यूट के 0.195, और टोटल मोल्स कितने हैं? 55.75। इसको कैलकुलेट करना कितना आएगा? 0.35। अब देखो बात करते हैं STP पे प्रेशर कितना होता है। STP पे जो पार्शियल प्रेशर है वो फिक्स होता है, याद रखियो कितना? 0.987 बार। दिया तो ठीक है, नहीं तो बार वाली फॉर्म में कितना होता है? 0.987। अब देखो पार्शियल प्रेशर भी है हमारे पास, और मोल फ्रैक्शन भी है, और पार्शियल प्रेशर भी है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, KH इंटू XA। यहाँ से KH को सेपरेट कर लेते हैं, PA अपॉन XA। तो PA की वैल्यू पार्शियल प्रेशर 0.987, और नीचे XA कितना है? 0.0035, और इनको कैलकुलेट करना, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा हमारा कितना? 282, ये आएगा आंसर। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सोलिबिलिटी गिवन थी, तो सोलिबिलिटी मोलैलिटी वाली फॉर्म में गिवन थी। तो मैंने देखा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर केजी। मोलैलिटी का यूनिट क्या होती है? मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, तो मैंने उसको मोल पर केजी लिखा। इसका सिंपल मतलब है कि सोल्यूट के इतने मोल
1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल है। ये मोलिटी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैंने लिखे मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, इतने, और सॉल्वेंट का देखो इतना होता है मास, 1 kg को 1000। अब सॉल्वेंट का मोलर मास कैलकुलेट कर लो, क्योंकि उसके बिना मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने सॉल्वेंट का मोलर मास कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, कितना आता है 18। तो बताओ H2O के मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना 1000 अपॉन 18 डिवाइड किया, इसको डिवाइड करके आ गया हमारा ये, और टोटल मोल्स के लिए दोनों को ऐड कर दो, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो हमारा आएगा आंसर इतना। और इसके बाद मुझे देखो मोल फ्रैक्शन चाहिए था, तो मैंने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे मोल्स आ गए इतने। और उसके बाद मुझे एसटीपी पे पता ही है, एसटीपी पे पार्शियल प्रेशर फिक्स होता है, याद रखना कितना 0.987 बार वाली फॉर्म में, बार वाली। और देखो इसके बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको क्या के एच को सेपरेट किया, जो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो ये कहाँ पे था, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला कहाँ पहुंच गया, डिवाइड में। और इनको कैलकुलेट किया तो आ गया 282, बिल्कुल इजी है। देखो अब हेनरी लो के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो थोड़ा अलग टाइप का है, तो सेम ही, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज है, बिल्कुल इजी वे में करते हैं। हेनरी लो कांस्टेंट फॉर CO2 दिए इस बार, पहले H2ST इन वाटर में जो हेनरी लो कांस्टेंट है वो इतना है, पास्कल वाली फॉर्म में। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, इस बार CO2 की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, CO2 की क्वांटिटी मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन 500 ml, कितने करनी है, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर 500 ml में, when packed अंडर 2.5 ATM प्रेशर, इतने ATM प्रेशर पे उसको पैक किया गया है, इतने ATM प्रेशर पे उसको पैक किया गया है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं बिल्कुल इजी वाली फॉर्म में। तो बताओ मुझे हेनरी लो कांस्टेंट कितना गिवन है, हेनरी लो मतलब KH से रिप्रेजेंट किया था, और ये गिवन कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, 8 पास्कल। अब वही बात करते हैं क्या, प्रेशर की। तो नॉर्मल प्रेशर कितना गिवन है बताओ, पार्शियल प्रेशर कितना है 2.5 ATM। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होगी, एक पास्कल में एक ATM में, तो दोनों पास्कल में होते हैं, दोनों ATM में होते हैं। तो पास्कल ATM का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 1 ATM कितना होता है 10⁵ पास्कल, 1 ATM कितना होता है 10⁵ पास्कल। मतलब मुझे पास्कल को ATM में चेंज करना, तो पास्कल को ATM में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 1/10⁵ ATM 6 7 10⁸ और कितना आएगा 10 देखो कितना आएगा 10⁵ कितना 5, 10 से डिवाइड करो 5 से भी ATM में कन्वर्ट हो गया, 1.67 इंटू 10⁵ ATM, अभी ATM में आ गया। और क्या गिवन था बताओ, और गिवन क्या है इसमें, मास मतलब क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करना, क्या करना, मास ऑफ CO2 को कैलकुलेट करना है इसमें ना। और भी कुछ गिवन है क्या, वाटर का वॉल्यूम दे रखा, वाटर का वॉल्यूम कितना है, देखो H2O का वॉल्यूम कितना है 500 ml। चलो इनकी बाद में बात करते हैं। अब देखो इसको सिंपल वे में हमें कैलकुलेट करना है, चलो कराओ। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कराओ आप, PA इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बताओ, KH इंटू XA। देखो ये था हेनरी लो का फॉर्मूला, क्या PA इक्वल टू KH इंटू XA। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी, पहले XA को सेपरेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कहाँ पे जाएगा डिवाइड में। तो ये डिवाइड में आ गया, इसके देखो PA की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ, PA की वैल्यू गिवन है 2.5 ATM, वहीं KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 1.67 इंटू 10⁵। देखो इनको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किया ना इन दोनों को, तो ये आएगा 1.5, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये आएगी माइनस में। और मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। तो देखो देख के बताओ मुझे कि ज़्यादा मतलब मोल फ्रैक्शन जो आया, देखो ये 1.5 इंटू 10⁻³ पावर माइनस में, मतलब वेरी लेस है, तो मतलब डाइल्यूट वाली फॉर्म में कैलकुलेट, वेरी लेस है तो डाइल्यूट वाली फॉर्म में ही कैलकुलेट होगा। तो अब हम आगे करते, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते। फॉर्मूला क्या था मोल फ्रैक्शन का, N/N+N। प्रॉब्लम वेरी लेस, जब मैंने बोला डाइल्यूट, तो डाइल्यूट में स्मॉल n छोड़ देते, तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पे कैपिटल N। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अब बताओ स्मॉल n इक्वल टू क्या आएगा XA इंटू कैपिटल N। अब कैपिटल N कहाँ से लाए और स्मॉल n,
कैपिटल एन मोल्स ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के मोल्स। देखो ये 500 ग्राम है वाटर के लिए, ये बात ध्यान रखिए, वाटर चाहे ml में हो चाहे ग्राम में हो बिल्कुल सेम होता है वाटर, ओनली फॉर वाटर वाले केस में तो मैं 500 ml को ग्राम लिख सकता हूँ, क्योंकि वाटर के 1000 ग्राम में 1000 ml ही होता है, तो वाटर के लिए है ये कंडीशन, दोनों क्या होते हैं सेम। और वाटर का मोलर मास तो पता ही है आप लोगों को कितना होता है, बताओ। वाटर का मास मोलर मास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ, कितना होता है 18, और इनको डिवाइड करोगे ना मोल्स आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, तो कितना है 500 अपॉन 18, तो कितना आएगा बताओ, इसको डिवाइड करना 18 टू टाइम चलेगा, उसके बाद देखो कितना आ जाएगा 18 टू 36, 36 के बाद कितना बचेगा, देखो यहाँ पे 140, इस पे कितने टाइम चलेगा, ये 7 टाइम चल जाएगा, आगे आप कैलकुलेट करना यही आएगा, इसको कैलकुलेट करके आ गया 27.77। अब देखो बात करते हैं हमारे पास क्या है, स्मॉल एन इक्वल टू एक्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन देखो ये रहा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, और कैपिटल एन की वैल्यू 27.77, देखो एक्स ए स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 27.77। अब देखो बात करते हैं, हमें तो कैलकुलेट क्या करना, मास ऑफ CO2, तो एक काम करो इसको ओपन कर दो, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास 1.5 10 टू द पावर -3 27.77। और देखो आपको पता ही है मोलर मास किसका है, CO2 का, और CO2 का मोलर मास होता है 44, कैसे 12 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44, तो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और 27.77। अब देखो इसको आगे कैलकुलेट करना, अब क्या आ जाएगा हमारा, इसको आगे कितना 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 और 27.77 और 44, इनको कैलकुलेट करना, क्वांटिटी ऑफ CO2 हो जाएगी हमारी 1.8 ग्राम, क्या आएगी 1.8 ग्राम। तो इस टाइप से हम हेनरी लो के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। बस ये ध्यान रखो क्या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करना है, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मोलिटी थी तब भी मैंने करा दिया, और ये एनसीईआरटी का था वो भी एनसीईआरटी का ही था, दोनों एनसीईआरटी के। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।